आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की, फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस की, आरओ एआरओ की, तो मैं आपको पिछले 30 सालों में हर सब्जेक्ट के जितने भी प्रश्न हैं जो कि लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं उन सब को उठा के एक प्लेलिस्ट में मैंने सबको सब्जेक्ट वाइज, जैसे इसके पिछले मैंने आपको पढ़ा दिया एंशिएंट हिस्ट्री, उसके पहले पूरे जियोग्राफी के पार्ट, पॉलिटी पूरी पढ़ा दी। इसी सीक्वेंस में मैं बहुत तेज़ी के साथ एक दिन में, आज की डेट में ये ख़त्म हो जाएगा मिडवल हिस्ट्री, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स। ऐसे हर सब्जेक्ट के 30 सालों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक, इसका फ़ायदा क्या है, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम होगा 70% प्रश्न, 1-2% नहीं, 70% प्रश्न सिर्फ पिछले वर्षों के प्रश्नों से पूछे जाते हैं। बचा 10 से 15% प्रश्न करंट अफेयर्स का रहता है। बस आप उतना कर लीजिए तो ऐसा कोई एग्जाम यूपीपीएससी का है ही नहीं जिसका आप वनडे वाला जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है क्लियर ना कर लें। अच्छी बात यह है कि आरओ एआरओ में तो मेंस में भी आपके यही आना है, तो इसको रट डालिए। एग्जाम के समय में आप, जैसे कुछ बच्चों की दिक्कत होती है कि सर घटना चक्र पढ़ेंगे हम, बिल्कुल पढ़िए, किसने मना किया। घटना चक्र भी 30 साल के प्रश्नों से बनी है, घटना चक्र 30 साल का प्रश्न ही है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी देखिए ओरिजिनली 30 साल का प्रश्न है और कुछ नहीं है। ठीक, तो 2 बड़े एग्जाम आ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, आप बिंदास इसको टाइम दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि घटना चक्र में इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है कि इतनी मोटी बुक हो गई है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ज़्यादा नहीं है, प्रश्न उतने ही हैं जितने उसमें हैं। बस ये है एक्सप्लेनेशन कम करके जितना ज़रूरी है उतना दिया है और आप कम समय में इसको खूब आराम से कवर कर सकते हैं। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां मैंने पिछली बार ख़त्म किया था। एक और बात बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको सीधे मिल जाएगी टॉपर्स कोड पे। इन्हीं से बने हुए टेस्ट को मैंने बना रखा है टॉपर्स कोड पे, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा लगे तो फ्री टेस्ट है 50, उसको दे के देखिएगा। निम्न में से कौन सा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं शाहजहां और जहांगीर के बारे में। तो प्रश्न है, शाहजहां के समय का शाहजहां के समय में बड़े सारे विद्रोह हुए, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एग्जाम में ये पढ़ना जरूरी है कि सही सुमेलित है या नहीं है। तो देख लीजिए, कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह ने किया था शाहजहां के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है, उसी के शासनकाल में। मालवा में भील का विद्रोह लक्ष्मण सिंह ने नहीं किया था, मालवा का भील विद्रोह भागीरथ ने किया था, वो भी किसी के शासनकाल में, शाहजहां के में। और तिब्बत विद्रोह अब्दाल ने किया था, बिल्कुल सही है। तो जो सेक्शन सी है, मालवा का भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, भागीरथ भील ने किया था। मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक शराब और एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया था, निम्न में से किसने ये बात कही, तो जहांगीर ने यह बात कही। तुझके जहांगीरी में लिखा है, किसने, जहांगीर नहीं। मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया था। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ, ये क्या है, कौन से यूरोपीय यात्री जहांगीर के साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले मैं बता दूं, यूपीपीएससी के पीसीएस जे में आए हुए। अच्छा, अगर आप पीसीएस जे की भी तैयारी करते हैं तो बिंदास आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। देखिए, आपको पता है यूपीपीसीएस थोड़ा सा टफ पड़ता है, पीसीएस जे ज़्यादा आसान पड़ता है। तो आप अगर पीसीएस जे की तैयारी करते हैं, आपने एलएलबी की है, तो बिंदास आप इसको देखिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे विलियम हॉकिंस इसी जहांगीर के समय में भारत आया था, ये बिल्कुल सही है। विलियम फिंच भी जहांगीर के समय में ही भारत आया था। और ये क्या नाम है, पेल्सर्ट भी जहांगीर के समय में ही भारत आया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों किसके समय में आए थे, जहांगीर के में। देखिए, सबसे पहले हॉकिंस, फिर फिंच, फिर पेल्सर्ट। शाहजहां जामा मस्जिद में प्रवेश कहाँ से करता था, पूर्वी प्रवेश द्वार से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, शाहजहां जामा मस्जिद में पूर्वी प्रवेश द्वार से हमेशा प्रवेश करता था। ठीक है ना। अगला आ जाइए, निम्न बादशाहों में से, ये सारे मुगल बादशाह पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं मुगल बादशाहों में से किसी एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया, तो शाहजहां ने। ठीक, आपको पता होगा सबसे पहले कौन था, बी मतलब बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक, तो जहांगीर के सिंहावरोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को कितना मनसब दिया गया था, 3000। ये कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो याद रखिए, ऐसे ही प्रश्न बार बार आएंगे। अब आपको लगेगा कि क्या इतिहास प्रश्न पूछ रहा है, बट ये प्रश्न आ चुका है इसलिए पूछ रहा है। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की, तो मानबाई ने। ठीक, जहांगीर की रानी मानबाई ने जहर खाकर हत्या कर ली। उसके बाद जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा।
नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, ठीक है ना। और ये भी पता होना चाहिए कि ये इत्र के फील्ड में काम करती थी। ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। थॉमस रो 1615 में, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आप एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका फायदा क्या होता है एग्जाम में, देखिए कितनी बार ये प्रश्न आया है, 7-8 बार। अब या तो ये आ जाएगा या इनमें से एक प्रश्न आ जाएगा जो इसके एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। तो इसलिए मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि इसका पीडीएफ टॉपर्स कोड से निकालिए, उसको पूरा रटिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप इस बुक का नाम नहीं बताते, मैं ये नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, समझिए। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने कहाँ कारखाना लगाने के लिए अधिकार दिया? तो सूरत में। विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के समय में वो किया? तो पेलसर्ट। मैंने आपको बताया था 3 लोग थे, वो तीनों के तीनों ने जहांगीर के उसमें कर रखा था, ठीक है ना। इसके पिछले वाला प्रश्न था जहांगीर के समय के विद्रोह कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, खुर्रम का विद्रोह, महावत खां का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह। ये तीनों किसके समय के विद्रोह हैं? जहांगीर के समय के। अब क्वेश्चन और असर्शन और रीजन फिर मैं बता दूं, कथन और उसका कारण, 2 ऑप्शन है। पहला कोई सेंटेंस बोलेगा, दूसरा उसी को जस्टिफाई करे तो वो सही है। जैसे जहांगीर ने अर्जुन सिंह को मृत्युदंड दिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था। तो देखिए, चूंकि अर्जन देव ने खुसरो को समर्थन दिया, इस वजह से जहांगीर ने उनको मृत्युदंड दिया। तो एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। क्या सही है? बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही, ठीक। निम्न, अगला आ जाइए। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की और आशीर्वाद दिया? तो अर्जन देव ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी वजह से उसने, जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया। मुगल एवं मेवाड़ के राजा चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो याद रखिएगा, वो जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला, निम्न में से कौन से 2 पुत्र अपने उद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो दारा और औरंगजेब, ठीक। निम्न में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो मददे माश भूमि का अधिग्रहण, ये उसके 12 अध्यादेशों में नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है। 12 अध्यादेश किसने? तुजुके जहांगीरी में लिखा था, जिनमें से क्या क्या थे? गैर जरूरी, ये पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-4 बार आ चुका था ये प्रश्न, जहां तक मुझे ध्यान है। ये देखिए, 3 बार यह प्रश्न सिर्फ आया है, 3 बार यही सेम प्रश्न आ चुका है। तो अगला आ जाइए, निम्न में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा? बहुत इंपॉर्टेंट है, विशन दास को, ठीक है ना, ईरान भेजा। कितनी बार आया है ये भी देख लीजिए, 1 2 3 4 बार आया है, और अभी रिसेंटली आ चुका है। निम्न मुगल शासकों में सबसे पहले राजा की आकृति से युक्त सिक्के किसने चलाए? तो जहांगीर ने ही चलाए, ठीक। नेक्स्ट, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि धारण की? तो 1617 में। ये अक्सर आया है प्रश्न, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कहाँ गया? खुर्रम ने ये किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है? तो वो जहांगीर का ही है। जहांगीर गंभीर रूप से बीमार हुआ, 1627 में लाहौर से कश्मीर लाया गया, किंतु यहाँ भी कोई सुधार नहीं हुआ, वापस लाहौर में लेके गया, ठीक। लाहौर में रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर का मकबरा कहाँ था? काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शाहजहां का आगरा में, और जहांगीर का लाहौर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला पहला आदमी जहांगीर ही था। साहित्य का संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि दी? तो जगन्नाथ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट का मतलब मोस्ट। जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी वो था जहांगीर, ठीक है ना। मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी फारसी ही थी। फिर देखिए क्वेश्चन और असर्शन। सन 1636 के बाद शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी, बिल्कुल सही बात है। इसी के बाद उसकी जहां सफल थी। शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया, उसने दक्षिण का व्यक्तित्व अनुभव ज्ञान था, इसी वजह से इसके बाद वो वहां सफल हुआ। तो ये प्रश्न, ये उसका रीजन है। सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल। याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न ही आपको डिसाइड करेंगे। ये 10 नंबर फ्री के देते हैं अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसका? कितने प्रश्न आएंगे? तो यूपी पीसीएस में 20 प्रश्न ऐसे आते हैं, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। अगला आ जाइए, निम्न में से किसने, दोनों सही था और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन सही से कर लेते। किसने बादशाह शाहजहां को कोहिनूर भेंट किया? तो मीर जुमला ने। किसने लाहौर के शालीमार बाग का पूर्ण कराया? तो वो था शाहजहां ने। अगला, लाहौर के शालीमार बाग को उसी ने पूरा करा। किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से स्थानांतरित दिल्ली कर दी? तो शाहजहां ने।
खान जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो शाहजहां के ही काल में कई सारे विद्रोह। देखिए इधर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? तो शाहबुर्ज से, ठीक है ना। इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ? खालसा भूमि में हुआ। अगला, शाहजहां के शासनकाल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। कौन सा? मुर्शीद कुली खां को आप एक और चीज़ के लिए जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर रहा? तो औरंगजेब। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत एवं हिंदी महान कविंद्र आचार्य सरस्वती जी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो वो था अपना शाहजहां। किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया? तो याद रखिए, मनूची ने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में शुरुआत किया। किसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया? तो बर्नियर को, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। इसी को मुगल में किसने मुगलों के टाइम पे वो हुआ, इसको क्या किया गया? चिकित्सक नियुक्त किया गया। किसने शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की? तो दारा शिकोह। देखिए फिर से वही प्रश्न, कथन कारण। यूपी पीसीएस में 22 से लेकर के 30 प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ऑप्शन भी क्लियर है, और ये सबसे बड़ी बात, खास बात जानते हैं, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। ये प्रश्न की गारंटी है कि ये सिर्फ 30 साल से पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक। तो बड़ा आसान है, आप इसको रटेंगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अगला आ जाइए, दारा शिकोह बादशाह नहीं बन सका? ये तो सही बात है, दारा शिकोह बादशाह बनने के लिए अनिच्छुक था। ये गलत बात है, ए सही है, बी गलत है, ठीक है ना। कौन अनिच्छुक रहेगा ये बताइए। अगला, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके काल में शुरू हुआ? तो वो शाहजहां के ही समय में शुरू हुआ। किस मुगल सिजदा जैसी पुरानी रीत को खत्म कर दिया? तो शाहजहां ने खत्म कर दिया। अब आ जाइए औरंगजेब का टाइम, जल्दी से। निम्न बादशाहों में से किसकी सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के ही टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्धों का कालक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। तो सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, देखिए उसके पहले बनारस के पास सुजा की पराजय 1658, फिर बहादुरगढ़ का युद्ध 1658, धर्मत का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर खजुआ का और देवराई का। इतने युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये औरंगजेब टाइप के हैं। याद रखिए, औरंगजेब अधिकतर आता है जब कहा जाए कि मुगल काल में आए, तो एक तो अकबर आता है, अकबर से युद्ध नीति आती है, या युद्ध का कुछ वो आता है, या युद्धों के बारे में आएगा तो अकबर के बाद आएगा औरंगजेब का, ठीक है ना। अगला आ जाइए, फिर कथन और कारण। देखिए यही प्रश्न से आप भागते हैं, लेकिन यही प्रश्न बहुत बार बार आता है और थोड़ा नहीं आता। यूपी पीसीएस में कितने प्रश्न? 22 से 30 प्रश्न ऐसे ही आते हैं। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ये सही है कि गलत है? सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया, ये गलत है, ऐसा नियम का पालन नहीं किया गया। किस का जन्म राजपूत की माँ के गर्भ से नहीं हुआ? औरंगजेब का। देखिए बाकी के जितने हैं सबकी औरतें, सब ने हिंदू औरतें से शादी की। जितने मुगल शासक थे इसके पहले के, उन्होंने हिंदू मुगल औरतों से हिंदू औरतों से शादी की। लेकिन औरंगजेब का जन्म जो है वो मुमताज महल के तीसरे पुत्र के रूप में जन्म हुआ, ठीक है ना। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता वो कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा को, ठीक है ना। बीजापुर 1689 के आसपास, और देखिए नहीं 1685, और 1686 में बीजापुर ने आत्मसमरण कर दिया। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा था गोलकुंडा, ठीक। जो मराठों के प्रति इसकी नीति थी वो सफल नहीं हो पाई। निम्न में से बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? तो औरंगजेब के ही सेना में, ठीक है ना। अगला, औरंगजेब का मेन दीवान कौन था? तो औरंगजेब के मेन दीवान में चारों ऑप्शन में याद रखिए असद खां। मिर्जा राजा की मुगली पदवी किसे प्रदान की गई? तो जयसिंह को। निम्न शासकों में से किसमें मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ? तो औरंगजेब में, ठीक है ना। कौन फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दरबार में? ये जरूर पढ़िएगा कि फॉरेनर्स किसके दरबार में आए। तो फॉरेनर्स जो थे सबसे पहले कौन से 3 फ्रांसीसी मुगल दरबार में, कौन से 3 फ्रांसीसी 1664 में? तो याद रखिए 1664 में टैवर्नियर, बर्नियर और थैनोट, ठीक। किस सवाई राजा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे में कौन सा यात्री उपस्थित था? तो वो था मनूची, ठीक है ना। मुगल सम्राट और मनूची से संबंधित एक और प्रश्न मैंने आपको बताया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीणा, ठीक। अगला चाहिए, ये इसी टाइप के बेवकूफ़ी भरे प्रश्न पूछता है, जबकि इन सब का मुगलों का क्या वो था? इन सबको कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं,
ठीक, औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार कौन था? तो काजिम था। अगला, जवाबित थे। जवाबित कौन होते थे? धर्मनिरपेक्ष नियम होते थे। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब में ही रामदास जी की बात होती है। औरंगजेब ने साहिबात जज जमानी को, उज जमानी की उपाधि किसको थी? तो जहांआरा को। जजिया किसके शासनकाल में, पुनः जजिया कर किसके शासनकाल में लगाया गया? तो याद रखिएगा, दोबारा औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, औरंगजेब के ही शासनकाल में जाटों ने किस एक मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया? तो अकबर के मकबरों को जाटों ने खत्म कर दिया था। क्षतिग्रस्त का मतलब तोड़ फोड़ दिया था। मुहत्सिब के कर्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो नागरिकों के व्यक्तित्व जीवन को नियंत्रित करना, उसमें हस्तक्षेप करना, ये सही नहीं है। अब आ जाइए उत्तरवर्ती मुगल, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बता रखी है, बज फर मास अब, मतलब देखिए इधर यहाँ पे सही कालानुक्रम, जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय, इन लोगों का अक्सर आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। औरंगजेब 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम में। बज फर मतलब बहादुर शाह जफर, ज से जहांदार शाह, फर का मतलब फर्रुखसियर। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा, हर प्रश्न को 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा। किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को मृत्युदंड दिया गया? तो फर्रुखसियर ने। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो मोहम्मद शाह का नाम था। निम्न में से किसे ने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि दी गई? तो फतेह चंद को। किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह ने ही। मुगल साम्राज्य के किस भाषा को अहमद शाह अब्दाली ने किस भाग को अब्दाली ने जीता? तो वो पंजाब वाले क्षेत्र को जीता। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां। इसी ने बंगाल की स्थापना की उसके बाद, मतलब बंगाल का पहला स्वतंत्र वो बना। अगला, कौन अवध का पहला नवाब था? तो सादत खां। अगला यहाँ देख लीजिए, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो वह अहमद शाह के समय में। ठीक है ना। अगला, बहादुर शाह जफर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 1845 में उसने उत्तराधिकार प्राप्त किया, ये गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। अगला, अच्छा इन सब के लिए आप बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ वाले पार्ट को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया है। ठीक, तो ये है सही कालानुक्रम, जहांदार, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर। इसका है बज फर मुआस अब, बहुत शॉर्टेस्ट तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका। कौन सा मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो वो हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। ठीक है ना, हुसैन अली और अब्दुल्ला। जरा यहाँ देख लीजिए, सही सुमेलित नहीं है। दास्ता का अंत किससे संबंधित है? मैलकम से नहीं, गलत बात। पुनः जजिया कर लगाना, फर्रुखसियर ने दोबारा लगाया। ये भी बहुत आता है, देखिए एक तो औरंगजेब ने लगाया, फिर दोबारा फर्रुखसियर ने लगाया। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने। सती प्रथा पर निषेध लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। लेकिन दास्ता पर अंत किसने किया? एलिनबरो ने। ठीक, ना कि उसने। मुगल कालीन स्थापत्य कला। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, ये प्रश्न बहुत आता है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। पानीपत का काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाया? बाबर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एक पन्ने में लिख के उसको 10 बार रटिए, क्योंकि जरूर आता है ये। मुगल वास्तुकला का मुख्य विशेषता क्या है? ये जितने हैं, मेहराब, गुंबद, ऊंचे चबूतरे वाले भवन, अधिक सममित अभिविन्यास, ये सब इसकी विशेषता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल फर्ग्यूसन पर्सी ब्राउन ने लिखा है? तो कला एवं साहित्य पर, स्थापत्य पर। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मीर बाकी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में मीर बाकी ने करवाया। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी किलाए कुहना का निर्माण किसने कराया? तो किलाए कुहना का निर्माण शेर शाह ने कराया। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। चित्रकला की मुगल शैली को किसने आरंभ किया? तो हुमायूं ने। निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? हाजी बेगम ने कराया। ठीक है ना। दिल्ली के पुराने किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का किसने निर्माण कराया? तो महम अनगा ने। दिल्ली का वह भिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, तो वो था महम अनगा। निम्न मकबरों में से कौन से एक बड़े उद्यान केंद्र के रूप में स्थित है? ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रदर्शित होता है, हुमायूं का मकबरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताजमहल के ठीक जैसा कौन दिखता है? हुमायूं का मकबरा। ठीक, किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया, 1664 में बनवाया। ठीक है ना। इस देख लीजिए। अगला, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह किसने कहा? तो ये कहा रॉल्फ फिल्च ने कहा।
किसने मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो मीर सैयद अली और अब्दुस सम्मद। बहुत इंपॉर्टेंट है। किन चित्रकारों में से किसने मनसब संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली? तो दसवंत ने। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत हिंदू संगीत की प्रशिक्षा ली? तो अकबर ने। ठीक है ना। अगला, निम्न में से मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग चित्र का विशेषज्ञ था? तो बसावन व्यंग चित्र का बहुत विशेषज्ञ था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मत भूलिएगा। किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? तो दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं कराया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये देख लीजिए, शाहजहां ने अपने नवीन राजधानी दिल्ली में, ये शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, याद रखिएगा। ठीक है। लाल किले का निर्माण किसने किया? हमीद और अहमद। ठीक। किस निम्न बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो अकबर के मकबरे में। निम्न में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया? तो शहाब नहर को। ठीक है ना। अगला यहाँ देख लीजिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगरा का किला अकबर ने। दिल्ली का किला शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने। याद रखिएगा, दिल्ली का किला शाहजहां ने बनवाया, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। ठीक। जरा यहाँ देख लीजिए, इनको कालानुक्रम में हिसाब से आपको सेट करना है। ये सारे मकबरे हैं। तो सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर में बनवाई गई, उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया, उसके बाद हुमायूं का मकबरा बनाया गया, फिर रबिया उद दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद में। ये भी बार बार आता है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर ने। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा सिटी किसने बनाई? सिकंदर लोदी। और जामा मस्जिद बदायूं वाली, बदायूं की जामा मस्जिद बनाई इल्तुतमिश ने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इधर देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। ये तो पेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का भी, हारो यारो के। बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, बाबर ने बनवाई जामा मस्जिद संभल की, हुमायूं ने बनवाया दीन पनाह। ठीक। अकबर ने बनवाया जहांगीरी महल, और जहांगीर ने बनवाया जहां अकबर का मकबरा। अगला देख लीजिए, इधर देख लीजिए ये प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है औरंगाबाद, और अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में। ये वाला लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया? नूरजहां ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन का है ये प्रश्न। ठीक। तो बहुत पुराना नहीं है। बसावन किससे संबंधित है? व्यंग चित्र बनाने के लिए। मंसूर वनस्पति जीव जंतु के लिए। मीर सैयद अली ईरानी के लिए। और मिस्किन यूरोपियन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। ठीक। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। देखा ना, जीव जंतु और पक्षियों से संबंधित कौन था? मंसूर था। ठीक है ना। वो चित्रकारी करता था। जरा इधर देख लीजिए, जहांगीर का टाइम चित्रकला के लिए सबसे स्वर्णिम। याद रखिए, चित्रकला का सबसे विकास कब हुआ? तो जहांगीर के टाइम पे। कौन एक जहांगीर चित्रकार था? जहांगीरी चित्रकार था, तो वो था अबुल हसन। कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो विशन दास। ठीक है ना। अगला आ जाइए यहाँ पे, किस मुगल काल में मकबरे में पहली बार पित्रा-दूरा यूज किया गया? एतमाउद्दौला के। पित्रा-दूरा पहली बार यूज किया गया एतमाउद्दौला के मकबरे में। ठीक है ना। ये किसके किसके बीच में था? अकबर और जहांगीर के बीच की कड़ी है। ठीक। मुगल शासक का मकबरा, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो याद रखिएगा, जहांगीर का भी भारत में नहीं और बाबर का भी। एक का लाहौर में, एक का काबुल में। बाबर का कहाँ है? काबुल में। और उसका कहाँ है? लाहौर में। चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी? तो अबुल हसन को दी। ठीक है ना। अगला देख लीजिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने करा दिया। ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो याद रखिएगा, रबिया उर दुर्रानी का मकबरा। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था? तो वो था उमेद सिंह। निहाल चंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो किशनगढ़ का। ठीक है ना। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किसके कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला की। ठीक है ना। ये देख लीजिए, प्रांतीय चित्रकला, राजपूत चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला ऐसे विभाजित थी। सवाई राजा जयसिंह द्वारा पहली वेधशाला जंतर मंतर कहाँ बनवाई गई? जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला दिल्ली में किसने कराया? जयसिंह द्वितीय ने कराया। ठीक। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो युद्ध दृश्य नहीं है। कौन सा सत्य है? देखिए कौन सा सत्य है? तो युद्ध दृश्य सही है, दरबारी चित्रण सही है, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य मंसूर ने बनाया था, ये सारे सही हैं। ठीक है ना।
हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए, ठीक संख्या को चुनिए। 6। हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह शहजादों को दफनाया गया है। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक। अब मुगल कालीन साहित्य, देखिए स्थापत्य हो गया, अब आती है साहित्य। तबकाते अकबरी के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन थे। ठीक है ना। इधर देखिए तुजुके बाबरी किस पर है? बाबर पर है। ठीक है ना। अगला, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का उल्लेख किया। बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है। और सब जितने मुगल थे उन्होंने फारसी में लिखी, लेकिन बाबर ने टर्किश में लिखी। साहित्य किताबुल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। हुमायूं नामा का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम। किस मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा? वही गुलबदन बेगम ने लिखा। और किसने लिखा होगा? ठीक है। अगला, मुगलों की सरकारी भाषा थी क्या? फारसी। लेकिन जो तुजुके बाबरी लिखी गई है वो तुर्क में लिखी गई है। अमीर अखबार की उपाधि किसे दी गई? ख्वाद मीर को। ठीक है ना। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबरनामा निम्न में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तीसरे भाग को, अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के फारसी अनुवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, पहले यही सब फर्जी प्रश्न इधर उधर के पूछते थे, लेकिन जब से योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट है तब से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन? महाभारत का नाम था रज्मनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रज्मनामा इसे किसने किया? तो नकीफ खां बदायूनी और मोहम्मद शेरी द्वारा अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में किया गया। इसका फारसी नाम रज्मनामा था। इसका रामायण का बदायूनी ने, याद रखिएगा। देखिए इधर बदायूनी ने रामायण का, और फैजी और अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में बदायूनी, शेरी और नकीम खां। ठीक। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के का फारसी अनुवाद किया। इस संकलन को क्या कहते हैं? रज्मनामा। बहुत इंपॉर्टेंट, यही आएगा, याद रखिए। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने। किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया? तो ताजुल माली ने। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, जो कि अब आने वाले एग्जामों में आपको अक्सर दिख जाएंगे। अकबर के शासनकाल में कौन सा पुस्तक में सही चित्रकारी नहीं की गई है? तो नियामतनामा। ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद किया गया, तो गुलजारे हाल ने किया। ठीक है ना। मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत के सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया, अकबर के। ठीक। यहाँ पे आए गिजाली किसके शासनकाल का प्रसिद्ध रचनाकार है? तो वो अकबर के ही टाइम का। निम्न राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? तो याद रखिए भाट का राजा रामचंद्र सिंह। ठीक है ना। अगला, जरा ये प्रश्न भी नीचे से ही ऊपर की ओर चल देते हैं। कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? कलीम। बहुत इंपॉर्टेंट, शाहजहां का राज कवि कौन था? कलीम। पातशाहनामा का लेखक कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। महत्वपूर्ण कृतियां, रामचंद्रिका रसिक प्रिया की रचना किसने की? केशवदास ने की। सुहेली, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है। अगला आ जाइए। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम? दारा शिकोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 10वां बार देखिए आया, देख रहे हैं ना, 10 बार, अब यही आएगा। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई विशेषता हाल की, वो क्या है? लखनऊ में है। खफी खां को मुक्त खब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी, क्यों? औरंगजेब इतिहास के लेखन के विरुद्ध था। याद रखिएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल काल के शासन में हुई? औरंगजेब के काल में हुई। ठीक है ना। मासीर आलमगीरी का लेखक कौन था? मुस्तैद खान। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। ईश्वरदास नागर ने फतुहेद आलमगीरी लिखा। याहिया बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही लिखा। और तारीख शेर शाही किसने लिखा? अब्बास खां शेरवानी ने लिखा। जरा यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो वली दक्कनी। बहुत इंपॉर्टेंट, रट लीजिए इसको। ठीक। वली दक्कनी को कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से। हसन निजामी ताजुल मासीरी लिखा। ख्वाद मीर हुमायूं नामा लिखा। आलमगीर नामा किसने लिखा? काजिम ने। और नुस्खाए दिलकुशा भीमसेन ने। ठीक। जरा यहाँ देख लीजिए। तारीख दिलकुशा किसने? कायस्थ भीमसेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। चहार चमन किसने लिखा? ब्रह्ममन ने। फुतुहाते आलमगीरी किसने? ईश्वरदास ने। खुलासाते वो तवारीखी किसने लिखा? भंडारी जी ने। राणा कुंभा के ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? संगीत राज। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र स्थापित किया? तो वो था जेबुन्निसा ने। ठीक। अगला,
गाजुद्दीन हैदर के में लिखी गई पुस्तक होप्त कुज्जुम क्या था? प्रशासनिक सुधारों के लिए। आमेर के राजा जयसिंह का दरबारी कवि कौन था? तो बिहारी लाल था। कौन किताबे नौसर नामक पुस्तक का लेखक था? तो आदिल शाह द्वितीय। तो ये हुआ पूरा मुगल काल। अब अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा शिवाजी मराठा के बारे में। याद रखिएगा, शिवाजी मराठा से एक प्रश्न जरूर आता है, कम से कम एक प्रश्न। थैंक यू सो मच।